हेलो स्टूडेंट्स, हमारी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की यूजीसी नेट क्लास में आपका स्वागत है। मैं एमआर मीणा और आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म। यानी प्लेगरिज्म क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी क्या है, प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी के कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से उसके टाइप्स है, या इस मतलब साहित्यिक चोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अलावा साहित्यिक चोरी को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा रेगुलेशन एक्ट कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए हमने ये टॉपिक लिया प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी। यानी साहित्यिक चोरी क्या है, ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो टॉपिक है वो होते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने यूजीसी नेट का जो टॉपिक था वो नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में चर्चा की, उसके बाद नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, उसके बाद में मैंने आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी 4 टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं। अब हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो देखो साहित्यिक चोरी क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म क्या है। हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साहित्यिक चोरी क्या है। यानी हम आज ये साहित्यिक चोरी पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, इसे हमारे क्यों सिलेबस में शामिल किया गया है। तो देखो साहित्यिक चोरी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के बौद्धिक विचार या किसी व्यक्ति के जो मस्तिष्क की जो उपज है, ठीक है, मनुष्य क्या है, एक बुद्धिजीवी प्राणी है और उसमें ज्ञान का अथाह भंडार है उसके पास। वो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा अनेक प्रकार के हमारे जो मतलब ये कह सकते हैं अनेक प्रकार की बुक्स है, जो भी मतलब ये जो फिजिकली रूप है या जो भी पार्ट है उन पार्टों की रचना करता है। ये मानो है कि मनुष्य क्या है, एक बुद्धिजीवी प्राणी है। मनुष्य अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा नवीन ज्ञान की रचना करता है। वे साहित्यिक चोरी मतलब साहित्यिक हो गया उसका, वो साहित्य हो गया। और इसी साहित्य की चोरी करना वो क्या है, एक साहित्यिक चोरी हो गया। तो देखो मनुष्य ने मतलब ये हमारी मनुष्य के द्वारा जो भी ज्ञान की रचना की जाती है, उसके बौद्धिक विचार होते हैं, उन बौद्धिक विचारों की धोखाधड़ी करना, चोरी करना, ये क्या एक साहित्यिक चोरी के तहत आता है। हम ये मान सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई शोध करता है मतलब कि कोई छात्र है, उसके द्वारा जो शोध कार्य किया जाता है, ठीक है, अगर कोई शोध करता है और शोधकर्ता के द्वारा जो भी उससे जो शोध है उस शोध से संबंधित कार्य किया जाता है, अपन क्या करें, जैसे हम उसकी शोध में उसने जो शोध की है उस शोध में से उसके जो शब्द है उन शब्दों को चुराना, एज इट इज उठाकर अपने शब्दों में रख लेना। यानी साहित्यिक चोरी, सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक चोरी क्या है। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के जो कोई दूसरा व्यक्ति है उसके विचारों को उसकी बिना अनुमति के, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के विचारों को उसकी बिना अनुमति के, उसके जो लेखक है उस लेखक का संदर्भ भी हमने नहीं दिया, या उसकी बिना किसी उसकी अनुमति के हमने उसकी साहित्य का उपयोग किया, या उसके साहित्य को उठाकर हम अपनी साहित्य मतलब अपने जो लेख है उस लेखन में शामिल कर लिया, उसकी बिना अनुमति के, या उसका नाम भी हमने दिया, उसका रेफरेंस भी हमने नहीं दिया, कौन से संदर्भ स्रोत से उसने लिया वो भी हमने नहीं दिया। तो ये सभी कार्य क्या है, साहित्यिक चोरी के तहत आते हैं। तो देखो साहित्यिक चोरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साहित्यिक चोरी, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो साहित्यिक चोरी क्या है। सबसे पहले ये साहित्यिक चोरी क्या है, ठीक है। तो साहित्यिक चोरी क्या है, देखो सबसे पहले तो साहित्यिक चोरी हम ये कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो होगी साहित्यिक चोरी की, तो वो ये होगी कि साहित्यिक चोरी के तहत यानी जब शोधकर्ता अपना शोध कार्य करता है तो वह अपने शोध कार्य में किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को, उसकी भाषा को, उसके शब्दों को बिना उसकी अनुमति के, ठीक है, बिना उसकी अनुमति के उन विचारों को अपने लेख या अपने कार्य में या अपनी जो किताबें या बुक्स है उनमें शामिल करना, ठीक है, बिना उसकी अनुमति के, बिना उसके रेफरेंस के, बिना उसके जो सोर्स, उसने जो सोर्स लिया उस सोर्स का नाम दी बिना अपने कार्य में या अपने जो बुक्स वगैरह है जो भी अपन कार्य कर रहे हैं उस कार्य में शामिल करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। अब हम बात करें कि साहित्यिक चोरी
कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, साहित्यिक चोरी के प्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो देखो आजकल क्या होता है कि बहुत से छात्र क्या करते हैं कि एक दूसरे के लेख को बिना उसकी अनुमति के उठाकर उसमें पर्यायवाची शब्दों या विलोम शब्दों के साथ थोड़ा बहुत हेर फेर या बदल करके उस साहित्य का उपयोग कर लेते हैं। यह भी एक साहित्यिक चोरी के तहत आता है। उसके अलावा किसी के जो उद्धरण है, किसी दूसरे लेखक का जो उद्धरण है, उस लेखक को उस उद्धरण को मतलब उस उद्धरण को हमने डायरेक्ट एज इट इज उठा के रख लिया, यानी उसका कुछ भी हमने विश्लेषण नहीं किया, कुछ भी उसका रेफरेंस नहीं दिया, तो वो भी क्या एक साहित्यिक चोरी के तहत आता है। तो देखो साहित्यिक चोरी की अगर हम साहित्यिक चोरी क्या है इसकी परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं कि साहित्यिक चोरी के प्रकार, यानी साहित्यिक चोरी के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, साहित्यिक चोरी के प्रकार कौन कौन से हैं। नॉर्मल टॉपिक है, छोटा सा ही है, और इसके भी आपके क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस में। साहित्यिक चोरी हमारी जो बुक्स है उनसे रिलेटेड है, किसी के साहित्य शोध कार्य से संबंधित, तो इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है। अब ये साहित्यिक चोरी के प्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो साहित्यिक चोरी के प्रकार कौन कौन से साहित्यिक चोरी के प्रकार होते हैं। साहित्यिक चोरी के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो देखो साहित्यिक चोरी को मुख्य रूप से क्या है कि अनेक भागों में मतलब साहित्यिक चोरी के अनेक प्रकार देखने को हमें मिलते हैं एक तरीके से, परंतु इसकी जो मुख्य रूप से क्या है कि 5 प्रकारों में इसको विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से इसके 5 प्रकार है। ठीक है, साहित्यिक चोरी के मुख्य रूप से 5 प्रकार है। पहला तो है हमारा प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी। प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी, प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी फर्स्ट। दूसरा है हमारा, पहला तो हमारा प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी, दूसरा हमारा है आत्म साहित्यिक चोरी। आत्म साहित्यिक चोरी। तीसरा हमारा है पैराफ्रीजिंग साहित्यिक चोरी। ठीक है, पैराफ्रीजिंग साहित्यिक चोरी। चौथा हमारा है मोजेक साहित्यिक चोरी। मोजेक साहित्यिक चोरी। उसके अलावा लास्ट हमारा जो 5वां प्रकार है, प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी हो गया, हमारा आत्म साहित्यिक चोरी हो गया, पैराफ्रीजिंग साहित्यिक चोरी हो गया और मोजेक साहित्यिक चोरी हो गया। लास्ट हमारा जो बच रहा है वो है आकस्मिक साहित्यिक चोरी। ठीक है, लास्ट हमारा जो प्रकार है वो है आकस्मिक साहित्यिक चोरी। आकस्मिक लास्ट जो हमारा प्रकार है वो है आकस्मिक साहित्यिक चोरी। यानी साहित्यिक चोरी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट हमारा जो प्रकार है वो है आकस्मिक साहित्यिक चोरी। अब हम इन प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सा प्रकार क्या है। तो देखो प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी हम बात करें सबसे पहले प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं दोनों के बारे में। साहित्यिक चोरी की अगर आपको परिभाषा पूछी जाए तो साहित्यिक चोरी क्या होता है कि जब भी कोई शोध करता है, शोध कार्य कर रहा है, उसके शोध कार्य से हम बिना उसकी अनुमति के, बिना उसकी परमिशन लिए हुए या उसके शब्दों को, उसकी भाषा को, उसके विचारों को विलोम शब्द की तरह या पर्यायवाची शब्दों की तरह थोड़ा बहुत चेंज करके बिना उसकी अनुमति के हमारे लाभ के लिए मौलिक रूप से हमारा जो कार्य मतलब जो भी हमारा जो शोध करना चाह रहे हैं हम उसमें उसके शब्दों का एज इट इज बिना उसकी अनुमति के, बिना उसका रेफरेंस दिए या किस संदर्भ स्रोत ने उससे वो लिया है, ये सब कुछ बताए बिना जब हम उसके साहित्य का उपयोग करते हैं तो ये सभी है साहित्यिक चोरी के तहत आता है। साहित्यिक चोरी की अगर हम प्रकारों की बात करें तो साहित्यिक चोरी को 5 प्रकारों में मुख्य रूप से 5 प्रकार है। प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी, आत्म साहित्यिक चोरी, पैराफ्रीजिंग साहित्यिक चोरी और मोजेक साहित्यिक चोरी और लास्ट में आकस्मिक साहित्यिक चोरी। अब हम बात करें प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी। प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी में क्या होता है कि हमने किसी शोधकर्ता का जो शोध कार्य उसने किया है, उस शोध कार्य जो भी उसने शोध किया है
उस शोध में से हमने बिना उसकी परमिशन के जो हमने देखा वो एज इट इज उठाकर, यानी बिना उसकी अनुमति जो भी हमने देखा वो इसमें शामिल कर लिया, हमारे साहित्य में हमने शामिल कर लिया। हमारी मौलिक कृति है, उस कृति में हमने उसके साहित्य को शामिल कर लिया, यानी बिना उसकी अनुमति के हमने उसके जो भी उसने शोध कार्य किया है, जो भी उसने किताब बुक्स वगैरह लिखी है, उसके साहित्य को हमने देखा और हमारी जो बुक्स है उसमें ऐड कर लिया। जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, हमारा जो शोध कार्य कर रहे हैं, उसमें उसके मैटर को हमने यूज कर लिया। वो थी प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी, यानी बिना उसकी अनुमति के हमने उसके मैटर का यूज किया। आत्म साहित्यिक चोरी दूसरा प्रकार है हमारा आत्म साहित्यिक चोरी। आत्म साहित्यिक चोरी क्या होती है? तो आत्म साहित्यिक चोरी यह होती है कि आत्म साहित्यिक चोरी में जैसे मेरे द्वारा कोई भी लेख लिखा गया, ठीक है, कोई भी शोध कार्य मैंने किया, उस शोध कार्य को मैंने पुस्तकों में या हमारे जो भी जो सोर्स है उन सोर्स में मैंने उसको छपवा दिया। उस सोर्स को छपवाने के बाद में यानी मार्केट में वो मटेरियल आ चुका है, सबको पता है मैंने शोध की और वो शोध छप चुका है बुक्स में सब जगह। उस शोध को मैं दोबारा उठाकर किसी दूसरी बुक में उसको छापू, तीसरी बुक में उसको छापू, यानी आत्म साहित्य की चोरी के तहत आता है वो। तो आत्म साहित्यिक प्रकार की जो चोरी है उसमें क्या होता है कि खुद के मैटर का एक जगह छपने के बाद बार बार अलग अलग जगह उसका यूज करना, वो होता है हमारा आत्म साहित्यिक चोरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैराफ्रेजिंग साहित्यिक चोरी। पैराफ्रेजिंग साहित्यिक चोरी में क्या होता है कि जैसे भी कोई गद्यांश है, उस गद्यांश को हमने किसी के गद्यांश किसी ने कोई शोध कार्य किया, उस गद्यांश को वहां से उस पैराग्राफ को वहां से बिना उसकी अनुमति से हमने उठाया और एज इट इज उसका अनुवाद करके या उसको चेंज करके थोड़ा सा हमने ऐसे छाप दिया, वो होता है हमारा पैराफ्रेजिंग साहित्यिक चोरी के तहत आता है। यानी किसी भी दूसरे लेखक के मतलब किसी भी दूसरे लेखक के पैराग्राफ को अनुवादित करके या थोड़ा चेंज करके बदलाव करके हमने यूज कर लिया, वो होता है हमारा पैराफ्रेजिंग साहित्यिक चोरी। अब हम बात करें, अगला है हमारा मोजिक साहित्यिक चोरी। मोजिक साहित्यिक चोरी क्या होता है? मोजिक साहित्यिक चोरी के तहत 5-6 जो लेखक है, हमने जैसे 5-6 लेखकों का जो लेखन कार्य है, कलाकृतियां है उनकी, उसको हमने लिया, उसमें से सबका थोड़ा थोड़ा लेके उसमें थोड़ा वो चेंजिंग कर दिया, वो हमारा आता है मोजिक साहित्यिक चोरी। यानी काफी सारे लेखकों का लेख उठाया हमने और उसमें थोड़ा बहुत हल्का सा बदलाव करके उसको एज इट इज छाप दिया, वो हो गया हमारा मोजिक साहित्यिक चोरी। ये प्रकार। उसके बाद में अगला है हमारा आकस्मिक साहित्यिक चोरी। आकस्मिक साहित्यिक चोरी में क्या होता है कि मेरे द्वारा किसी दूसरे लेखक का जो भी लेखन कार्य उसने किया है, जो भी शोध उसने किया है, उस शोध में को देखा गया, उसको ऐसे की ऐसे उठाकर जल्दबाजी में उसको ऐसे कैसे उठाकर लिख दिया, तो उसको पता चल जाएगा आकस्मिक साहित्यिक चोरी में, क्योंकि मैंने उसमें कुछ चेंज ही नहीं किया, तो वो हमारा आता है आकस्मिक साहित्य चोरी, यानी आकस्मिक साहित्यिक चोरी। तो ये होता है साहित्यिक चोरी। क्या है साहित्यिक चोरी के प्रकार? अब हम बात करें कि साहित्यिक चोरी के कौन कौन से, मतलब साहित्यिक चोरी के तहत कौन कौन से मतलब कार्य आते हैं, यानी साहित्यिक चोरी के कौन कौन से कार्य हैं। अगर हम कार्यों के बारे में चर्चा करें कि साहित्यिक चोरी के कार्य क्या क्या है, कौन कौन से कार्य साहित्यिक चोरी में शामिल किए गए। साहित्यिक चोरी के कार्य, यानी साहित्यिक चोरी की कार्य, यानी साहित्यिक चोरी के तहत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ठीक है, साहित्यिक चोरी के तहत कौन कौन से कार्य आते हैं। देखो, पहला तो यह होता है कि साहित्यिक चोरी के तहत हमने किसी दूसरे लेखक के साहित्य से कोई चीज उठाई और उसे अपने जो भी लेखन है, जो भी हमारी जो पुस्तक वगैरह है, जो भी शोध है, उसमें शामिल कर लिया, तो वो क्या है साहित्यिक चोरी के तहत आती है। उसके अलावा दूसरा क्या है कि किसी लेखक का जो उद्धरण उसने जो इंटेंशन उसने दिया है, उसको उसमें बिना उसको चेंज किए, बिना उसका विश्लेषण किए हमने उसे शामिल कर लिया, वो भी साहित्यिक चोरी रहेगा। उसके अलावा किसी लेखक के द्वारा कोई भी लेखन कार्य किया गया है, उसमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं किया और उसको हमने एज इट इज उठा के रख लिया, लोगों मतलब कि उसको हमने न तो उसका विश्लेषण किया है, न उसका हमने रेफरेंस दिया है, न हमने उस लेखक का नाम दिया है, तो वो हमारा आता है तीसरा। ये है, उसमें हम क्या है एक तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि किसी का उठाया और छाप दिया अपनी बुक में, तो वो होता है तीसरा। तो ये क्या साहित्यिक चोरी के कार्य हैं। इन कार्यों में साहित्यिक चोरी मतलब साहित्यिक चोरी के कार्यों में इनको शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके उपाय, यानी साहित्यिक चोरी की जो उपाय है, रोकने का उपाय क्या है, क्या हम उपाय कर सकते हैं साहित्यिक चोरी को रोकने का। अगर हम इसके उपाय की बात करें तो देखो, साहित्यिक चोरी का सबसे प्रमुख उपाय यही है कि जब भी हम हमारा कोई शोध कार्य कर रहे हैं, तो हम हमारे शोध कार्य में अगर किसी दूसरे लेखक की कोई डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को जब हम हमारे शोध कार्य में शामिल कर रहे हैं, हमारी जो बुक्स है उसमें शामिल कर रहे हैं, तो उसमें उस लेखक का नाम डालना चाहिए हमें। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो देखो, ऐसा रंगनाथन के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी कि
पुस्तकालय वर्गीकरण एक निश्चित योजना के अनुसार, ठीक है, पुस्तकालय वर्गीकरण एक निश्चित योजना के अनुसार एक क्रमिक संख्या के अनुसार कार्य करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा एस आर रंगनाथन के द्वारा दी गई। तो इस डेफिनेशन को अगर मैं किसी बुक से उठा रहा हूं तो उस जो डेफिनेशन है उसमें हमें उस लेखक का नाम जरूर देना चाहिए, बिना उसकी अनुमति के वैसे तो हमें यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम उसकी अनुमति के बिना उसको यूज कर रहे हैं तो हमें उसका नाम देना चाहिए कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई और फिर उसके बाद उसकी परिभाषा ली गई, तो वो साहित्यिक चोरी के तहत नहीं आता। मतलब ये उसका उपाय है कि जब भी हम किसी दूसरे लेखक का जो लेखन है या जो भी उसकी कार्य प्रणाली है उसमें से जो भी उसने कार्य किया है, जो भी उसने शोध किया है, उस शोध का अगर हम मैटर उठाएं, उस मैटर को हम मतलब कि उसकी अनुमति से यूज करें, ठीक है, पहले तो। उसके अलावा अगर हमने ले भी लिया है तो उसने उस मैटर को जिस रेफरेंस सोर्स से उसने लिया है, किसी दूसरी किताब से उसने लिया है, तो उस बुक्स का नाम लिखना चाहिए या उस लेखक का नाम लिखना चाहिए कि ऐसा रंगनाथन के द्वारा यह परिभाषा यानी यह रेफरेंस उन्होंने दिया है। उसके बाद हम उसका यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ इसका यही उपाय है साहित्यिक चोरी को रोकने का उपाय। अब हम बात करते हैं साहित्यिक चोरी के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है, यानी साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा इसका एक्ट भी बनाया गया है। और वो एक्ट क्या है? साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा एक्ट बनाया गया है, कौन सा एक्ट पारित किया गया है? तो देखो ये हमारा क्या है, रेगुलेशन एक्ट है। रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। रेगुलेशन एक्ट क्या है कि साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए ये क्या है कि हमारे उस समय मतलब हमारी जो भारत में सरकार के द्वारा पारित किया गया रेगुलेशन एक्ट, भारत में भी कि रेगुलेशन एक्ट क्या है, सन 2017 के अंतर्गत सन 2017 में ये एक्ट बना है, रेगुलेशन एक्ट 2017 में, ठीक है। सन 2017 में ये एक्ट बना था कि अगर हम किसी के लेखक का, किसी भी कोई दूसरा लेखक है, कोई राइटर है, उसकी अगर उसने कोई शोध की है, ठीक है, किसी शोधकर्ता के द्वारा अगर कोई शोध कार्य किया गया है तो उसमें से हम उसका अगर 10% मैटर यूज करते हैं तो वो क्या है, 10% मैटर हमने लिया तो वो क्या है, साहित्यिक चोरी, उसमें थोड़ा वो चेंजिंग करके, तो वो इतना साहित्यिक चोरी के तहत नहीं आता है, उसको हम छोड़ सकते हैं। मतलब उसको उस व्यक्ति को, उस छात्र को हम कुछ मतलब कह नहीं सकते कि उसने 10% लिया और रेफरेंस भी दे रहा है। तो रेगुलेशन एक्ट 2017 के अनुसार अगर कोई शोधकर्ता किसी दूसरे शोधकर्ता का 10% मैटर लेता है तो उसे कुछ मतलब उसे कोई वो खास नहीं होता, 10% मैटर यूज कर लिया, उसने कोई इतना वो नहीं है। अगर वो जैसे मान लो उसका 40% मैटर अगर यूज कर रहा है, ठीक है, कोई शोधकर्ता किसी दूसरे शोधकर्ता का 40% मैटर यूज कर रहा है तो ये 40% मैटर क्या साहित्य कार्य के तहत आता है, यानी साहित्यिक चोरी के तहत आता है। उसने दूसरे उसके साहित्य की चोरी की तो उसको फिर क्या है, हम उसको रोकेंगे कि उसने ये गलत किया है, उसको रोकने के लिए हम उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत होता है, ये 40% मैटर होता है रेगुलेशन एक्ट के तहत। अगर मान लो अगर हम बात करते हैं कि कोई राइटर मान लो कि दूसरे या कोई शोधकर्ता कोई शोधकर्ता किसी शोधकर्ता ने किसी शोधकर्ता के द्वारा शोध की गई है, शोध कार्य किया गया है, संपन्न किया गया है, और उसमें से हम अगर मान लो 60% मैटर उसका चोरी कर लेते हैं तो ये बिल्कुल साहित्यिक चोरी के तहत, बिल्कुल 100% साहित्यिक चोरी हो रही है एक तरीके से। उसके तहत हम ये कर सकते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन या उसका नामांकन निरस्त कर सकते हैं, उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं या उसके खिलाफ हम कार्यवाही भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, साहित्यिक चोरी रेगुलेशन एक्ट है हमारा, कि इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किए गए रेगुलेशन एक्ट 2017 के तहत। तो ये हमारा क्या है, साहित्यिक चोरी का एक छोटा सा टॉपिक था। आपके नेट में यही क्वेश्चन आ जाए, मतलब ये पूछा जाएगा, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इसमें ये पूछा जा सकता है कि एक तो साहित्यिक चोरी क्या है, यानी मतलब साहित्यिक चोरी क्या है, फिर आपके 3 ऑप्शन हो सकते हैं, एक ऑप्शन गलत होगा, बाकी सभी 3 ऑप्शन सही राइट होंगे और एक ये मतलब उपयुक्त सभी। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन आ सकता है साहित्यिक चोरी का। साहित्यिक चोरी के तहत किस किस को शामिल किया गया है, किस किस कार्य को शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके अलावा साहित्यिक चोरी के कौन से प्रकार है, मान लो आपको 3 प्रकार से ये दे दिए, चौथा प्रकार कोई दूसरा डाल दिया, तो ये साहित्यिक चोरी के प्रकार है, प्रकारों पर भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा साहित्यिक चोरी के रोकने के उपाय, यानी कि कोई क्या इसके उपाय हो सकते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके अलावा रेगुलेशन एक्ट कब बना और इसके तहत भी कोई क्वेश्चन वो आपके नीट में एग्जाम में आ सकता है।
साहित्यिक चोरी, इसलिए आपके सिलेबस में साहित्यिक चोरी को शामिल किया गया है। ये हमारे क्या है, साहित्यिक चोरी शोध कार्य संबंधी, लेखन कार्य संबंधी, कलाकृति संबंधी, इससे संबंधित का टॉपिक है। यानी साहित्य क्या है, कोई भी जो ये कह सकते हैं कि साहित्य क्या है, मानविक बुद्धिजीवी प्राणी है और उसके मस्तिष्क के जो विचार होते हैं वो विचार साहित्य होता है, और उस साहित्य की चोरी करना वो होता है हमारा साहित्यिक चोरी का कार्य, उसके तहत होता है। तो एक बार इसको मैं दोबारा थोड़ा सा बताऊं कि साहित्यिक चोरी के तहत हम किसी दूसरे व्यक्ति के साहित्य की चोरी करते हैं बिना उसकी परमिशन के, बिना उसका संदर्भ दिए हुए, बिना उसका नाम दिए हुए, बिना उसने जो भाषा यूज की है, कौन कौन से शब्दों का उसने यूज किया है, उन शब्दों का समावेश हम हमारी कलाकृति में हमने कर लिया, हमारे कार्य में कर लिया। तो ये सभी क्या है, साहित्यिक चोरी के तहत आते हैं। तो ये साहित्यिक चोरी का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, साहित्यिक चोरी का जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस पर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों को देख के करना है। तो साहित्यिक चोरी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा यूजीसी नेट के जो भी फ्री क्लासेज जो दी जा रही है, जो भी फ्री क्लासेज हमारी चल रही है, वो उसकी वीडियो आपको तुरंत मिलते रहे। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।